आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी उजागर करते हैं जिसका नाम इतिहास में समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय के रूप में अंकित है। वास्को डी गामा, एक ऐसा नाम जो एक नए व्यापार मार्ग की शुरुआत के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही एक और भी अंधकारमय विरासत भी रखता है। अहंकार, हिंसा और छूटे हुए अवसरों की। आइए 15वीं शताब्दी में वापस चलते हैं, जब यूरोप की महाशक्तियां पूर्व के लाभदायक मसाला व्यापार में सेंध लगाने के लिए बेताब थीं। यह इस विषय पर पहला वीडियो है। दूसरे और अंतिम वीडियो का लिंक विवरण में दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। वास्को डी गामा। हाँ, ये नाम सुनते ही हम सबके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है ना? एक महान एक्सप्लोरर जिसने यूरोप से इंडिया तक समंदर का रास्ता खोज निकाला। वास्को डी गामा, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है वो पहला यूरोपीय जिसने भारत के लिए समुद्री रास्ता खोजा। लेकिन इस मशहूर खोजकर्ता की कहानी का एक बहुत ही स्याह पक्ष भी है, जो अहंकार, जुल्म और कई गलत फैसलों से भरा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि वास्को डी गामा आखिर था कौन? एक साहसी पथ प्रदर्शक या फिर एक बेरहम समुद्री डाकू? चलिए उसकी इस दोहरी पहचान को जरा और करीब से समझते हैं। देखिए, इतिहास में वास्को डी गामा की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें मिलती हैं। एक तरफ उसे एक हीरो की तरह देखा जाता है जिसने एक नामुमकिन सफर को मुमकिन कर दिखाया, और दूसरी तरफ उसके जुल्म और क्रूरता के किस्से हैं। यही विरोधाभास उसकी कहानी को इतना पेचीदा बना देता है। तो फिर इन दो चेहरों के पीछे का असली वास्को डी गामा कौन था? आइए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में वापस जाना होगा जब डी गामा ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये वो समय था जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक चीज के इर्द गिर्द घूम रही थी, और वो चीज थी मसाले। यकीन मानिए, 15वीं सदी में भारत के मसाले सोने चांदी से कम नहीं थे। ये कोई मामूली व्यापार नहीं था, बल्कि उस जमाने का सबसे बड़ा और सबसे मुनाफे वाला बाजार था, जिसे यूरोप किसी भी कीमत पर अपने हाथ में लेना चाहता था। तो फिर यूरोप के देश एक नए समुद्री रास्ते के लिए इतने बेचैन क्यों थे? वजह थी ऑटोमन साम्राज्य। उस वक्त जमीन के सारे रास्ते इन्हीं के कंट्रोल में थे, और वो यूरोपीय व्यापारियों से मसालों पर बहुत भारी टैक्स वसूलते थे। इस मुश्किल का एक बड़ा ही अजीब हल निकाला गया। जब पुर्तगाल और स्पेन के बीच होड़ बढ़ने लगी, तो पोप अलेक्जेंडर छठे ने एक फरमान जारी किया और दुनिया को सचमुच दो हिस्सों में बांट दिया। पुर्तगाल को मिला पूरब का रास्ता, यानी अफ्रीका और एशिया, और स्पेन को मिला पश्चिम। अब पुर्तगाल की नजरें सीधे भारत पर टिकी थीं। तो चलिए अब मिलते हैं उस शख्स से जिसे पुर्तगाल ने इस ऐतिहासिक मिशन के लिए चुना, और जानते हैं कि उसमें ऐसी क्या खास और शायद गलत बातें थीं। और ये बात काफी हैरान करने वाली है कि इस बेहद नाजुक मिशन के लिए जिस आदमी को चुना गया, वो कोई बहुत तजुर्बेकार नाविक या डिप्लोमेट नहीं था, बल्कि वो तो दरबार का एक ऐसा आदमी था जो अपनी अकड़ और जोड़ तोड़ के लिए मशहूर था। जरा सोचिए, एक मिशन जिसके लिए समझदारी, बातचीत का हुनर और धैर्य की जरूरत थी, उसकी कमान एक ऐसे आदमी को दी गई जिसमें ये गुण थे ही नहीं। ये वाकई एक बहुत बड़ा जुआ था। वैसे एक बात साफ कर देना जरूरी है कि डी गामा ने यह सब कुछ अकेले नहीं किया था। उससे 10 साल पहले ही बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक और खोजकर्ता अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप तक पहुंच चुका था। तो ये तो साबित हो ही गया था कि समुद्री रास्ता मुमकिन है। पुर्तगाल के राजा ने डी गामा को जो मिशन दिया था, वो सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता था। भारत तक पहुंचो, वहां के राजाओं से दोस्ती करो और व्यापार के लिए रास्ते खोलो, बस। मिशन के लक्ष्य तो साफ थे, लेकिन डी गामा की समझदारी की कमी और उसका गुस्सैल स्वभाव जल्द ही उसकी कामयाबियों से ज्यादा उसकी नाकामियों को इतिहास का हिस्सा बनाने वाला था। तो शुरुआत करते हैं साल 1498 से, वास्को डी गामा की पहली यात्रा। इतिहास की किताबों में इस सफर को एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर दर्ज किया गया है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। सच तो यह है कि यह सफर शुरू से ही फेलियर्स और हिंसा से भरा पड़ा था। तो सवाल उठता है कि आखिर इस यात्रा में हुआ क्या था? देखिए, सफर शुरू हुआ 4 जहाज़ों और 170 लोगों के साथ। जब ये लोग मोजाम्बिक पहुंचे, तो वहां के लोकल रूलर्स को धोखा देने के लिए उन्होंने मुस्लिम होने का नाटक किया। फिर आगे बढ़े मोम्बासा की तरफ, और वहां तो उन्होंने सीधे सीधे लोकल जहाज़ों पर डकैती शुरू कर दी। और जब आखिरकार वो इंडिया यानी कैलिकट पहुंचे, तो वहां के शक्तिशाली राजा ज़ेमोरिन के साथ डिप्लोमेसी में वो बुरी तरह फेल हो गए,
और इतना ही नहीं, जो वापसी का सफर था ना, वो तो एक अलग ही भयानक कहानी है, जिसमें उन्हें मॉनसून के खिलाफ 4 महीने तक लड़ना पड़ा। 1498 में वास्को द गामा भारत के कालीकट, जो आधुनिक कोझिकोड है, जो तब यूरोप से भारत तक का पहला समुद्री मार्ग बना, में उतरा। लेकिन वास्को के कूटनीतिक कौशल में भारी कमी थी। उसने कालीकट के शक्तिशाली समुद्री राजा को पूरी नासमझी के साथ सस्ते गहने उपहार में दिए, एकाधिकार व्यापार अधिकार की मांग की, और जिसे राजा द्वारा तुरंत अस्वीकार कर दिया गया। कुछ सस्ती मामूली सी चीजें, ये एक तरह से उस राजा की सीधी सीधी बेइज्जती थी। और इसका नतीजा क्या हुआ? वही जो होना था, उन्हें फौरन वहां से रिजेक्ट कर दिया गया। इससे साफ पता चलता है कि उन्हें वहां के कल्चर या जमीनी हकीकत की कोई समझ ही नहीं थी। अच्छा, तो अब आते हैं वापसी के सफर और उसके बाद जो कुछ हुआ उस पर, क्योंकि यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। कालीकट से पुर्तगाल तक की वापसी यात्रा में वास्को डी गामा को 4 कष्टदायक महीने लगे। इस पहली यात्रा की कीमत बहुत भारी थी। जरा अंदाजा लगाइए, 4 जहाजों में से 2 तो डूब ही गए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, डिप्लोमैटिक रिलेशंस का तो नामो निशान नहीं बचा था, सब टूट चुके थे। और ऊपर से वो कालीकट से लोकल लोगों को किडनैप करके भागे थे। मतलब हर एंगल से देखा जाए तो ये मिशन एक कंप्लीट डिजास्टर था। लेकिन इन सारी नाकामियों के बावजूद एक ऐसी चीज थी जिसने सब कुछ बदल दिया, एक चीज जिसने इस पूरे डिजास्टर पर पर्दा डाल दिया, और वो थे मसाले। जो मसालों का कार्गो वो अपने साथ वापस लाए थे ना, उसकी कीमत इस पूरे सफर के खर्चे से 60 गुना ज्यादा थी। 60 गुना। तो सोचिए, पुर्तगाल के राजा मैनुअल द फर्स्ट को इतना बड़ा नुकसान, इतनी मौतें, ये सब नहीं दिखा। उन्हें क्या दिखा? सिर्फ और सिर्फ मुनाफा। और बस रातों रात इस तबाही भरे मिशन के बाद भी वास्को डी गामा को एक हीरो बना दिया गया, और इसी बात ने एक बहुत ही खतरनाक मिसाल कायम की। इस नई फेम ने साल 1502 में उनकी दूसरी यात्रा का रास्ता तैयार किया। लेकिन एक बात साफ थी, इस बार उनका मकसद न तो खोज था और न ही व्यापार। ये सफर बदले की आग में जल रहा था। ये एक रिवेंज मिशन था। इस बार उनका एजेंडा ट्रेड का नहीं था, उनका एजेंडा था सजा देने का। वास्को डी गामा अपना पिछला हिसाब चुकाने के लिए वापस आ रहे थे, और उनकी वापसी का मतलब था बेहिसाब जुल्म। लेकिन अपनी इस वापसी में कुशल नाविकों के बजाय वास्को ने जहाजों पर अपने परिवार के सदस्यों से भर दिया, जिससे यह अभियान एक पारिवारिक मामला बन गया। कालीकट में राजा समुथिरी वास्तव में सुलह के लिए तैयार थे, लेकिन वास्को ने फिर से मौका गंवा दिया। उसने निहत्थे व्यापारी जहाजों पर हमला किया, चालक दल के सदस्यों को क्षत विक्षत किया और बेखौफ लूटपाट की। क्रू मेंबर्स के हाथ पैर काट दिए गए, और लूटपाट तो ऐसे की जैसे कोई रोकने टोकने वाला ही ना हो। लेकिन उनकी बेरहमी की इंतहा तो तब हुई जब उन्होंने एक पिलग्रिम शिप, यानी तीर्थयात्रियों से भरे जहाज को रोका। उस जहाज पर मौजूद 400 से ज्यादा मर्दों, औरतों और बच्चों को उन्होंने अंदर लॉक कर दिया, और फिर उस जहाज को आग लगा दी। तो इसके बाद क्या हुआ? चलिए अब उनकी जिंदगी के आखिरी चैप्टर की तरफ चलते हैं, जिसमें उनका पतन और फिर सत्ता में एक छोटी सी वापसी शामिल है। हुआ ये कि उनकी ये बेरहमी आखिरकार उनके खुद के राजा के लिए भी हद से ज्यादा हो गई। वास्को को धीरे धीरे चुपचाप दरबार से साइड लाइन कर दिया गया। हालात इतने बिगड़ गए थे कि उन्हें एक मामूली सा रॉयल टाइटल पाने के लिए अपने ही देश को धमकी देनी पड़ी कि वो प्रतिद्वंदी स्पेन को ज्वाइन कर लेंगे। और विडंबना देखें, इतनी जद्दोजहद के बाद उन्हें आखिरकार सबसे ऊंचा ओहदा मिला, पुर्तगाली भारत के वायसराय का पद। लेकिन इस सत्ता को वो कितने समय तक चला पाए? सिर्फ 3 महीने। हाँ, साल 1524 में वायसराय बनकर भारत आने के ठीक 3 महीने बाद वास्को डी गामा की कोचीन में मलेरिया से मौत हो गई। किस्मत का खेल देखिए, जिस जमीन पर वो राज करना चाहते थे, उसी जमीन की एक बीमारी ने उन्हें हमेशा के लिए सुला दिया। तो आखिर में सवाल वही आता है, वास्को डी गामा अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर गए? सच कहें तो ये एक 2-धारी तलवार जैसी है। उनकी विरासत को अगर एक लाइन में समझें तो वो ये है, वो इंसान जिसने भारत के समंदर यूरोप के लिए खोल दिए। बिल्कुल सही। लेकिन उसी इंसान ने अपनी हिंसा से आने वाली सदियों के उपनिवेशवाद के लिए एक बहुत ही खतरनाक नींव भी रखी। तो हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं,
पथ प्रदर्शक या समुद्री डाकू। उनके काम ने दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ा जरूर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस जोड़ की कीमत खून से चुकाई गई। और ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। वास्को दा गामा पर वीडियो का पहला भाग यहीं समाप्त होता है। इस विषय पर दूसरे और अंतिम वीडियो में हम वास्को की भारत यात्रा के परिणामों, औपनिवेशिक विरासत की शुरुआत और असली वास्को दा गामा की तस्वीर को समझेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।